ये एक 9 साल की लड़की है जिसकी पूरी पीठ जल रही है और इस लड़की की पीठ पे जो आग लगी हुई है ना वो पानी से बुझ सकती है ना किसी कंबल से, और ऊपर से लड़की का जलना कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। अगले कुछ मिनट्स में अपन हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट वेपन के बारे में समझेंगे। एक ऐसा वेपन जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा जाने ली, और ताज्जुब की बात यह है कि ये बॉम्ब तुम लोग अपने घर के पिछवाड़े में बना सकते हो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द नेपाम बॉम्ब। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एयर रेड्स दोनों एलाइड और एक्सेस पार के लिए मेन बैटल कार्ड था। जिस भी साइड की एयर बॉम्बिंग अच्छी होती वो एक रात के अंदर कई सारी सिटीज को एक बार में तबाह कर देता। अब समझो, एयर बॉम्बिंग 2 स्टेप में होती है, शेल बॉम्बिंग एंड इंसेंडरी बॉम्बिंग। शेल बॉम्बिंग पहले करी जाती है जिससे बिल्डिंग्स, ग्राउंड और शेल्टर के टॉप के हिस्से को उड़ा दिया जाए। शेल बॉम्बिंग का रोल होता है कि जो लोग और इक्विपमेंट्स है उन्हें एक्सपोज किया जाए और सारे स्ट्रक्चर्स के टॉप का हिस्सा शेल बॉम्बिंग से उड़ा दिया जाता है, जैसे किसी के पास भी सिर छिपाने की जगह तक ना हो। उसके बाद आती है इंसेंडरी बॉम्बिंग। इंसेंडरी का सीधा मतलब होता है जलाना। तो जो सेकंड फ्लीट ऑफ बॉम्बर्स होते हैं वो इंसेंडरी बॉम्बर्स होते हैं, और जो सेकंड फ्लीट होती है वो इंसेंडरी बॉम्ब्स ड्रॉप करते हैं ऑलरेडी एक्सपोज्ड बिल्डिंग्स के ऊपर जो शेल बॉम्बिंग से उड़ा दी गई होती है। इंसेंडरी बॉम्ब का काम होता है बिल्डिंग के फ्लोर्स एंड कोर को जलाकर खत्म कर देना, और जो इंसेंडरी बॉम्ब्स होते हैं वो एवर लास्टिंग बर्निंग इफेक्ट के लिए ड्रॉप किए जाते हैं। और ये फास्फोरस बॉम्ब्स इतने डेडली होते हैं कि बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंट वुड और इवन स्टील को तक जला देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 फास्फोरस बॉम्ब्स वर एबल टू प्रोड्यूस मोर देन 2600 डिग्री सेल्सियस ऑफ हीट, और इंसेंडरी बॉम्ब्स की आग जब तक जला करती तब तक पूरा स्ट्रक्चर भस्म नहीं हो जाता, thus annihilating a whole city and letting it burn for weeks। अब यहाँ से वीडियो थोड़ी टेक्निकल होना शुरू होगी, तो ध्यान से सुन। जो इंसेंडरी बॉम्ब्स होते हैं उनके अंदर स्टिकनिंग एजेंट डालना बहुत जरूरी था, जिससे बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद जो एक्सप्लोजन होता वो पिलर या छत के साथ चिपक जाता और तब तक चिपका रहता जब तक पूरा पिलर या स्ट्रक्चर जल के खाक ना हो जाए, इंश्योरिंग 100% बर्न एक्यूरेसी। स्टिकनिंग एजेंट इंसेंडरी बॉम्ब्स में जरूरी था फायर को साथ में चिपका के रखने के लिए, और वर्ल्ड वॉर 2 में स्टिकनिंग एजेंट पहले हुआ करता था रबर। अब एलाइज के लिए रबर को एज अ स्टिकनिंग एजेंट यूज करना एक बहुत बड़ी दिक्कत था। देखो ऐसा है, उस टाइम पे रबर का टोटल प्रोडक्शन जापानीज सिटीज कंट्रोल किया करती, और जो जापान था उस टाइम पे यूएस एंड ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था। अब तुम खुद सोचो एलाइज अपने एनिमीज से रबर कैसे ले पाती, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक सब्स्टिट्यूट की तलाश शुरू की गई जो रबर को रिप्लेस कर सके, पर किसी को एक खबर तक नहीं थी कि सिंपल रबर रिप्लेसमेंट आगे जाके मैनकाइंड की पूरी हिस्ट्री को खून से रंगने वाला था। मिलो लुइस फाइजर से। वैसे तो फाइजर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर था, पर असल में फाइजर वाज अ सीक्रेट साइंटिस्ट जो उस टाइम पे यूएसए डिपार्टमेंट फॉर केमिकल वॉरफेयर में रिसर्च कर रहा था। और तुम लोग गेस करो यूएसए का सबसे ज्यादा सीक्रेट केमिकल वॉरफेयर का डिपार्टमेंट कहाँ होगा? हार्वर्ड के अंदर। अब लुइस और उसकी टीम ने एक ब्राउन कलर का पाउडर डेवलप किया यूजिंग नैप्थेनिक एसिड एंड पैल्मेटिक एसिड, thus giving this brown powder the name napalm। अब ये जो ब्राउन पाउडर है अपने आप में तो डेंजरस नहीं था, लेकिन जब इस ब्राउन पाउडर को गैसोलीन के अंदर मिला दिया जाता इट बिकेम डेडली। एक स्टिकी गुई ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता जो जब तक जलता जाता जब तक वो पूरी तरीके से खुद को ही ना जला ले, और अगर किसी सब्सटेंस पे चिपक जाए तो पानी से तक नहीं निकलेगा। और अगर इसी सब्सटेंस के अंदर फास्फोरस मिला दिया जाए तो बर्निंग कई दिनों तक पेनिट्रेट करके चलती जाएगी। नेपाम को पहली बार वॉर में फ्लेम थ्रोअर्स के अंदर यूज किया गया था व्हीट फील्ड्स को जलाने के लिए। नेपाम एजेंट ने उस टाइम के फ्लेम थ्रोअर्स की एक्यूरेसी को एनहांस कर दिया था, और जो नेपाम की स्टिकनिंग एबिलिटी थी उसने फ्लेम थ्रोअर को और डेडलियर वेपन बना दिया। अब नेपाम फ्लेम थ्रोअर्स के यूज के साथ एलाइड आर्मी ने बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज नोटिस की। जब जापान के जंगलों में फ्लेम थ्रोअर्स यूज किए गए तो कई सारे सोल्जर्स बंकर के अंदर बिना जले ही मर गए। जो बंकर के सोल्जर्स है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण मारे गए। जो नेपाम फ्लेम थ्रोअर्स थे वो बंकर के अंदर चिपक के जलते जाते और जब तक जलते रहते जब तक अंदर की ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती, और इस कारण से कई सारे सोल्जर्स बंकर के अंदर सफोकेशन के कारण ही मारे गए। पर अभी भी नेपाम का इंटेंडेड यूज नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में अराउंड 1944 से नेपाम को इंसेंडरी एयर रेड्स में यूज किया जाने लगा। नेपाम जो था वो पुराने व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब से सस्ता था, लंबे टाइम तक जलता रहता, उसको प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा इजी था। अब वॉर में नेपाम का यूज स्पेसिफिकली जापानीज सिटीज पे काफी ज्यादा डेडली था, क्योंकि जापानीज सिटीज वर मोस्टली मेड आउट ऑफ वुड इंफ्रास्ट्रक्चर। और तुम लोग खुद बताओ, एक आग को जलने के लिए लकड़ी से बेहतर और क्या मिल सकता है?
1945 में फरवरी 14 और 15 सिर्फ इन 2 दिनों के अंदर 4000 टन से ज्यादा बम जापान के ऊपर गिराए गए थे और इसी 4000 टन में 8000 टन का वॉल्यूम था नेपाम बॉम्ब्स का। और सिर्फ इस 48 घंटे की एक एयर रेड में 25,000 से भी ज्यादा जापानीज सोल्जर, सिविलियंस, बच्चे और औरतें मारे गए। अब 1945 के एंड तक वर्ल्ड वॉर 2 धीरे धीरे खत्म होने लगती है, लेकिन नेपाम का यूज नहीं रुकता। कोरियन वॉर से लेकर वियतनाम इन्वेजन तक हर जगह नेपाम यूज किया जाता है बाय द यूएस आर्मी टू ब्रिंग डाउन डिस्ट्रक्शन। कोरियन वॉर में तो ऑन रिकॉर्ड पायलट्स 2 लाख लीटर नेपाम रोजाना नॉर्थ कोरिया पे ड्रॉप किया करते। कोरियन वॉर में नेपाम इस कदर यूज किया गया कि उस टाइम पे न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने एक हेडलाइन तक छाप दी, नेपाम द नंबर 1 वेपन इन कोरिया के नाम से। लेकिन नेपाम बॉम्ब के थ्रू टोटल डिस्ट्रक्शन एंड मर्सीलेस एनाइलेशन देखा था जब यूएसए ने वियतनाम को इन्वेड किया था। यूएसए ने अकेले वियतनाम में 3,50,000 टन से ज्यादा नेपाम बॉम्ब यूज किए। पर नेपाम की स्टिक एंड बर्न प्रॉपर्टी को यूज करके पूरे 10 साल के अंदर वियतनाम का हर एक जंगल जला डाला, वो भी बिना किसी वजह के। और ये जो लड़की की इमेज है उसी इन्वेजन की दरिद्रता का एक छोटा सा पार्ट है।